हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं मर्चेंडाइज़र की क्लासेस जो है स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग चाहते हो कि नहीं, आप लोगों ने बोला था और आप लोग को बहुत इस वीडियो का इंतज़ार है। तो वीडियो आ गया है और पूरा जिस तरीके से हमने पूरा अब कोशिश करते हैं कि अब देखते हैं कि कितने पार्ट में हम इसको पूरा मर्चेंडाइजिंग की जो प्रोसीजर है उसको कवर करते हैं। लेकिन पहले आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मर्चेंडाइजर की मैं कोई नोट्स देने वाली हूँ या आपको पढ़ाई करा रही हूँ, तो मैं कोई पढ़ाई नहीं करा रही हूँ, मैं कोई कॉलेज नहीं, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको मर्चेंडाइज़र का कोई क्लास नहीं ले रही। मैं मर्चेंडाइजिंग प्रैक्टिकली कैसे की जाती है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कैसे काम करना है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, मर्चेंडाइज़र कैसे परफॉर्म करता है, वो सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। आप असिस्टेंट लेवल के हैं तो भी, अगर आप एक सीनियर लेवल के हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत बारीकी से मैं बता रही हूँ, मेरा अपना अनुभव के हिसाब से। क्योंकि इंडस्ट्री में हमने भी अपने लाइफ का 7-8 साल दिए हैं, तो जाहिर सी बात है, जब आप 7-8 साल कहीं काम करते हो ना, तो आपको ये कहते हैं कि काम आप प्रैक्टिकली भले ही कर लेते हो, लेकिन आप एक नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव के साथ आपको उस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप दिमाग को बिल्कुल फ्री रखो। असिस्टेंट है तो भी, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी, क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, जब आप जॉब करने जाते हो, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं चल रही, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली अगर काम करने जा रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि कैसे काम किया जाता है। क्योंकि अगर आप असिस्टेंट हैं तो आपका सीनियर भी आपको नहीं बताने वाला है, बस आपको पोस्टमैन की तरह इधर से उधर असिस्टेंट की तरह वो घुमाएगा, आपको कुछ नहीं बताने वाला। तो आप असिस्टेंट मर्चेंट हो, आप काम करते रहो फैक्ट्री में, लेकिन हमारे हर एक वीडियो को ध्यान से देखते रहो, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ वीडियो देखने से मेरी गारंटी है कि आप एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइज़र बन के ही निकलोगे। ये मेरी गारंटी। अगर आपने मेरे हर एक वीडियो को डिटेल में फॉलो किया, हर एक चीज़ को बारीकी से देखा, तो मेरी गारंटी है आपको एक सफल मर्चेंडाइज़र, एक अच्छी खासी नामी मर्चेंडाइज़र बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जब हम मर्चेंडाइजिंग का काम करने जाते हैं, चाहे असिस्टेंट हो चाहे हम सीनियर हो, तो हमारे पास हर एक चीज़ शुरू से नहीं होती है कि यार कोई स्टाइल है, अब इसकी शुरुआत होने जा रही। कुछ स्टाइल हमारे पास क्या होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, कुछ नए स्टाइल आते हैं, कुछ क्या होता है, कोई सीनियर कोई मर्चेंडाइजर छोड़ के जा रहा है तो उसका काम हमें हैंड ओवर मिलता है। अब हैंड ओवर जब कोई चीज़ मिलती है तो वो कौन से स्टेज पे है, उसकी हर एक चीज़ कहाँ पे है, कुछ नहीं पता। तो वो चीज़ें हमें, जो भी हमें हैंड ओवर कर रहा है, हमें उससे पहले तो हर एक चीज़ आपको डिटेल में लेनी है। जब आप हैंड ओवर कर लेते हो किसी से, जब आप मर्चेंडाइज़र का बिल्कुल कहते हैं कार्यभार संभालने जा रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। पहले क्या करना है कि आपके पास जो न्यू ऑर्डर हैं, न्यू स्टाइल हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हैं, उनको आपको अलग रखना है। और जो आपको बीच में मिल रहे हैं, कुछ ऑर्डर, कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ अलग अलग स्टेजेस पे होंगे, उनको आपको अलग करना है, ठीक है। फिर आपको जो आपको न्यू हैं वो आपको अच्छे से आप समझ लोगे। तो आपको न्यू हो, स्टार्टिंग स्टेजेस पे होंगे, तो आपको इनिशियली आपको करने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका हर एक चीज़ आपको करना है। लेकिन जो ऑलरेडी चल रहे हों, कहीं कहीं उसके स्टेजेस पे हों, कुछ सैम्पलिंग में हो, कुछ प्रोडक्शन में हो, कुछ अभी कपड़े ये नहीं अरेंज हुए, कुछ गए हैं डाइंग में, कुछ गए हैं कहीं कहीं, कुछ किसी के ट्रीम्स नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, कोई एम्ब्रॉयडरी में गया हो, तो ऐसे बहुत सारी, कोई स्मोकिंग में गया है, अलग अलग इस तरह की स्टाइल होते हैं। कोई डेनिम का स्टाइल है तो एंजाइम वॉश के लिए गया, तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। तो उस चीज़ को पहले क्या करना है, जो आपको बीच में कोई स्टाइल मिल रहा हो उसको पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझना कि उसका कहाँ पे हर एक चीज़ है और स्टेजेस का है, उसका प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, ठीक है।
जो आपके पास शुरू से है उसको तो आप अपना तैयार करो और सारी चीज़ें। उसके बाद आपको क्या करनी है, आप पूरा एक्सेल शीट बनाओ अपने ऑर्डर्स की, अपने डेवलपमेंट्स की। बिना ऑर्डर का जो एक एक्सेल की शीट होती है, बिना एक्सेल की शीट से कोई काम कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। जुबान पे आप कभी भी कोई चीज़ बहुत देर तक याद नहीं रख सकते, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में आपको दिखाया था कि TNA वगैरह कैसे बनाते हैं, जिस तरीके से मैंने TNA का वीडियो आपको दिया उसी तरीके से आप एक एक्सेल की शीट बना लो, जिसमें आपके हर एक ऑर्डर का पूरा डिटेल हो। डेवलपमेंट्स का एक एक्सेल की शीट अलग होनी चाहिए, आपके पास ऑर्डर हैं उनकी एक्सेल शीट अलग होनी चाहिए। आपकी जैसे जो कुछ जैसे फिट सैंपल बन रहे हैं, फिट सैंपल हैं, PP हैं, ये सब अगर ऑर्डर के जो स्टाइल्स हैं उनका एक एक्सेल शीट अलग बना, और वो ऑर्डर जो आपको बीच में मिले हैं उनका एक एक्सेल की शीट अलग बनाओ। हम लोग क्या करते हैं पता है, जब मैं मर्चेंडाइज़र हम लोग करते थे तो मेरे पास हर एक ऑर्डर का एक अलग अलग एक्सेल शीट होता है। जब आपके पास जैसे न्यू ऑर्डर हैं तो उनकी जब आप कॉस्टिंग करते हो, कभी कभी हर एक फैक्ट्री कुछ मैनुअली करती है, कुछ क्या करती है अपने एक्सेल पे करती है। तो अगर मैनुअली करते हो तो हर एक स्टाइल का जब आप कॉस्टिंग निकालते हो उसका एक अलग ही शीट होती है, ठीक है। आप उसका एक शीट लो, जहाँ पे आपका ऑर्डर है, जहाँ पे आप उसी स्पेक शीट लगा रहे हो, जहाँ पे उसका PO लगा रहे हो उस स्टाइल का, उसके साथ उसका जो प्राइस का उसका होता है ना, कॉस्टिंग की जो शीट होती है, आप उसकी कॉस्टिंग की शीट उसके साथ ज़रूर पंच करके रखो, ठीक है। ये है एक तरीका। आपका हर एक ऑर्डर का स्पेक शीट, ऑर्डर शीट, उसके प्राइस का जो कॉस्टिंग शीट होती है वो आपको हमेशा एक साथ रखनी है, और वो अपने पास ही रखनी है। वो किसी ना स्टोर वाले को देनी है ना आपको पैटर्न मास्टर को देनी, क्योंकि पैटर्न मास्टर भी जब हमारे प्राइस की शीट को देख लेते हैं ना, कितना मार्जिन लिया है, कितना एवरेज लिया है, दुनिया भर का तामझाम, तो वो लोग भी, ये प्राइवेसी होती है, ये सिर्फ एक मर्चेंट को पता होना चाहिए और उसके जो बॉस हैं, जो कंपनी का ऑनर है उसको। आपका ऑनर किसी को कह रहा है शेयर करने के लिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं कर रहा है तो आपको अपनी मर्ज़ी से कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कंपनी में काम कर रहे हो, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, अपने बायर की सुननी चाहिए, अपने बॉस की सुननी चाहिए। जिस तरीके से वो काम करे उसके, किसी के कहे अनुसार कभी भी कोई काम मत करना, नहीं तो पंगा हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक चीज़ का हर एक ऑर्डर का आपको एक्सेल की शीट बनानी। अब आपने जब अपना एक्सेल की शीट बना लिया है तो अब आप अपना, जैसे कुछ स्टाइल क्या होता है, आप सैम्पलिंग में जाओगे डालने के लिए, डेवलपमेंट्स भी होंगे, ऑर्डर के भी होंगे, आप सैम्पलिंग में डालने जाओगे। जब सैम्पलिंग में डालने जाओगे ना तो प्रॉपर एक, जैसे हम लोग पूरा वो थैला तैयार करते थे, जैसे हमारा मान लो दो या 3 स्टाइल 4 स्टाइल, कुछ ऐसे ग्रुप में भी कभी कभी बायर देता है कि फैब्रिक सेम होता है, स्टाइल अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग, अगर एक ही फैब्रिक है, सेम फैब्रिक है, तो क्या करते थे कि तीनों स्टाइल को एक साथ लिया, तीनों का फैब्रिक एक साथ लिया, उसका पूरा एक पैकेट बनाया, सैम्पलिंग लिया। क्योंकि हर एक, ऐसा नहीं कि यार हाथ में पैटर्न हो, कपड़ा हो, टेक पैक कहीं और हो, इस तरीके से फिर आपका चीज़ें गुम हो जाती। जब आप सैम्पलिंग कराने जाते हो, देखो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बना रही हूँ, ठीक है। अभी हम सैम्पलिंग की बात करें कि जब आप, पहला प्रोसीजर क्या होता है, जब आप सैम्पलिंग में कोई चीज़ लेके जा रहे हो बनवाने के लिए, शुरू में चाहे फिट सैंपल लेके जा रहे हो, चाहे डेवलपमेंट्स लेके जा रहे हो, सारी चीज़ें, तो पहले डायरेक्ट आपको नहीं जाना है। ऐसा कर सकते हो कि आप पहले जाकर के टेक पैड मास्टर जी को हैंडओवर कर दो, जो भी आपकी पहली अपनी प्रायोरिटी सेट करो। ऐसा नहीं कि मास्टर जी को बिजी रखने के लिए हम अपने ऑर्डर पे ऑर्डर भरे जा रहे हैं। अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि पहले किसको कब, पहले कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, किसको पहले भेजना है। फिर वो 4-5 अपना स्टाइल निकालो, उनके स्पेक शीट निकालो, उनके स्पेक शीट वगैरह निकालो स्टाइल का, और टिक पैक निकालो, मास्टर जी को जाके आप दो कि मास्टर जी मेरे ये कुछ स्टाइल हैं जो पहले मेरे जाने हैं, मेरे पास और भी हैं बट ये कुछ नए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको मुझे पहले बनाना है, इनका आप पैटर्न रेडी करा दो, मैं इनका अपना मुझे स्टाइल बनवाने। मास्टर जी को आपने दे दिया पैटर्न बनाने के लिए, उनको प्रायोरिटी सेट कर दो। डिटेल क्या होता है, मास्टर जी के पास भी कोई एक रजिस्टर होता है जहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है, मास्टर जी को मैंने इस दिन दिया था ये पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक, हमारे एक्सपोर्ट में यही तो प्रॉब्लम है कि हर एक चीज़ का आपके पास डिटेल होना चाहिए। जब आप मास्टर जी को कोई चीज़ देते हो, क्योंकि मास्टर जी के पास भी 4 मर्चेंट का काम होता है, तो उनके पास भी चीज़ें भरी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनके पास भी रजिस्टर होता है,
उनके पास भी एंट्री करो कि आज मैंने इनको पैटर्न बनने के लिए दे, नहीं तो कल को आपके सर आपको ज़रा सा भी डेली होगा मास्टर जी बोल देंगे मैंने तो पैटर्न दे दिया तो मैडम नहीं बनाया था, तो आपके सर आपको डांटेंगे। तो हर एक चीज़ बिल्कुल नोट करते हुए काम करना है। फिर आपने मील वाइल क्या करना है, ऐसा नहीं पैटर्न दे दिया फिर हम बैठ गए। आपने एक तरफ मास्टर जी को पैटर्न बनने के लिए दे दिया, पैटर्न आपका बन रहा है, इस बीच आपको क्या करना है, इस बीच आपको ये करना है कि आपका पैटर्न के लिए आप फ्री हो गए। अब आपको अपना ऑर्डर उठाना है और देखना है कि इसमें कपड़ा कौन सा लग रहा है, इसमें ट्रिम्स क्या लग रहे हैं, इसमें बटन्स क्या लग रहे हैं, इसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है। फिर आप क्या करोगे, अपने फैब्रिक स्टोर में जाओगे अपना पूरा स्टाइल लेके। अगर आपके पास सैम्पल है, आपके पास नहीं है, जो भी उसका जो भी डिटेल है आप नीचे लेके जाओगे ऊपर, जहाँ भी आपका स्टोर होगा, फैब्रिक स्टोर, क्रीम स्टोर, ठीक है, आप वहाँ जाओगे और वहाँ आप पता करोगे कि भैया ये है मेरे कुछ स्टाइल। ऐसा नहीं कि हर बार आप थोड़ी थोड़ी देर में एक एक स्टाइल लेके जा रहे हो, इस तरीके से काम मत करना वरना हर कोई इरिटेट हो जाता है। देखो क्योंकि आप अपना 4-5, जैसे मास्टर जी को 4-5 स्टाइल आपने दे दिया बनने के लिए, वैसे ही आपने 4-5 स्टाइल अपने कलेक्ट करना है जो आपको पहले। अब 10-15 स्टाइल एक साथ लेके जाओगे तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा और इतना टाइम कोई भी नहीं देगा। तो आप 4-5 स्टाइल एक एक टाइम पे ये काम करना चाहिए। आप 4-5 स्टाइल उठाओ, ठीक है, जाओ अपने स्टोर में, फैब्रिक स्टोर, ट्रिम स्टोर सब साथ में होते हैं, वहाँ पे जाओ, अपना स्टाइल वहाँ पे रखो और स्टोर वाले से बात करो कि भैया मेरे ये स्टाइल है, मुझे इनमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, आप सब कुछ उनको बताओ। बोलो कि आपके पास यहाँ पे इस क्या क्या अवेलेबल है, अपने यहाँ इन हाउस क्या क्या है, आपका स्टोर वाला बताएगा इसमें क्या क्या इन हाउस है, ठीक है। आपने फैब्रिक भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सैम्पल बनवाने हैं और एक पीस का एवरेज क्या है। ये आपको बार बार आप मास्टर जी के पास भी कभी मत जाना। आपने जब कॉस्टिंग की तब आपको पता हो जाता है कि इसका एवरेज के हिसाब से। कभी कभी तो हम लोग अपना कपड़ा देख के भी अब एक्सपीरियंस हो जाता है तो पता ही होता है कि यार इतना बड़ा कपड़ा है, इसका क्या एवरेज होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं चाहिए, 25 सेंटीमीटर, आधा मीटर एक्स्ट्रा ही लेके हम लोग चलते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना कपड़े वगैरह का एवरेज वगैरह सब कुछ निकाल करके फिर आप अपने स्टोर वाले के पास जाओ और हर एक चीज़ उसके पास जो जो इन हाउस है उसी टाइम पे अपने पास चीज़ें उससे ले लो। जो इन हाउस नहीं है वो कह रहा है हमारे पास अब ये चीज़ें नहीं हैं और आपको चाहिए, तो आप उसको बोलो कि भैया हमें ये चीज़ें चाहिए, ये चाहिए और इतनी चाहिए। उसको चालान बना के दो। उसका अगर वो कह रहा है कि नहीं जी आप मुझे साइन करा के दो, जो भी उनका प्रोसीजर होता है। फिर स्टोर वाले को बोलो या आपका जो फील्ड का लड़का है होते हैं आपके यहाँ फील्डर, अगर वो लाते हैं तो उनको बोलो और चीज़ें अपनी फटाफट से अरेंज करो। जब तक आपका मास्टर जी आपका पैटर्न बना रहे 1-2 दिन के अंदर, तब तक आपके पीस बनने के लिए उसमें जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है, आपको कपड़ा अगर डाइंग में देना है तो आप डाइंग में फटाफट से दो। आपको मार्केट से परचेज करना है, आप मार्केट से परचेज कराओ। उसमें बटन वगैरह एम्ब्रॉयडरी करनी है तो एम्ब्रॉयडरी वाले को फटाफट से भेजो। तो इस तरीके से अपने काम को बिल्कुल एक्टिव तरीके से, एक्टिव मोड में करो। ये सारी चीज़ें अरेंज करो। जैसे ही आपका सैम्पल बनता है, जैसे आपका पैटर्न रेडी होता है, अपना एक पूरा जैसे आप पॉली बैग लो, पॉली बैग में उस स्टाइल से रिलेटेड हर एक चीज़, फैब्रिक रखो, ट्रिम्स रखो, एसेसरीज रखो, बटन रखो, जिप रखो, जो भी चीज़ें चाहिए उसके अंदर रखो, स्टिचिंग के थ्रेड्स के साथ। जब आप इस तरीके से प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छे से काम करोगे ना, सफाई के साथ, तो हर कोई आपका काम करने में बड़ा खुश होगा कि यार मैडम जो चीज़ लेके आती है, सर जो चीज़ लेके आते हैं ना, उनको हर एक चीज़ को समझना बड़ा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपका कपड़ा दे दिया आपने, ट्रिम्स है ही नहीं है, टेलर के पास कटिंग के लिए चला गया, फिर वो चिल्लम चिल्ली कर रहा है भैया मैडम बटन दे दो, धागा दे दो, फिर वो टेलर उठ के मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है। ऐसा होता है, ये चीज़ें बता इसलिए ऐसा होता है। वो उठ के बार बार जा रहा है मैडम ये नहीं है, इसका बटन नहीं तो मैं आपके सैंपल रुक दूंगा, फिर हमने ट्रिम अरेंज नहीं कर पाया, आधे अधूरे में हमारे सैंपल रुक जाता है। तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। फिर वो सर तक बात पहुंच रही है भैया मैडम की चीज़ें तो सर अवेलेबल नहीं है, फिर मैं अपना फीस नहीं मैं आपका नहीं लगा सकता, फिर दूसरे का सैंपल लग रहा है, फिर आपस में मर्चेंट झगड़ रहे हैं। तो ये काम नहीं करना, इससे बॉस इरिटेट होता है, सैम्पलिंग का माहौल ख़राब हो जाता है, फिर लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर बॉस तक जाती है, बॉस भी गुस्सा करते हैं, ठीक है, और चीज़ें डिले तो होती ही हैं। तो इस तरीके से मत करना। जैसे जैसे बता रही हूँ इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही इंजॉय करोगे आप अपना काम करने में। अपना करते रहो। आप अपना दे दो सैम्पलिंग कटिंग के लिए कि भैया मेरा ये कटिंग के लिए। जब आप मास्टर से पैटर्न बनता है, अपने थैले के साथ आप पैटर्न अटैच करो और कटिंग वाले को दे दो, ठीक है। बोलो भैया ये रहा मेरा सब कुछ, इसमें हर एक चीज़ स्टिचिंग थ्रेड से लेकर के एसेसरीज ट्रिम सब कुछ है, इसका कोई चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसको आप वहाँ पे भी आप रजिस्टर होता है नोट करो
और दे दो उसको, बोलो कि मुझे सैंपल बना के दो। बीच बीच में आपके सैंपल बन रहे हैं, अपना चेक करते रहो। इस तरीके से आपने 5 स्टाइल बनने के लिए डाल दिए। फिर आपको अगले दिन के लिए अपना फिर से 5 स्टाइल उठाना है और उसका भी इस तरीके से तैयार करके आपको देना है। पार्ट बाय पार्ट अपने काम करते रहो। तो ये हो गया, हमने सैम्पलिंग का प्रोसीजर आपको समझा दिया, किस तरीके से आप अपने सैंपल बनवाते हो, चाहे कोई भी सैंपल हो, इस तरीके से आप बनवाओ अपना। ठीक है, अब इसी वीडियो को, अब मैं देख रही हूँ कि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को इसी पे एंड करती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग स्किप कर करके देखते हो तो आधी अधूरी नॉलेज होती है, और मैं वो भी नहीं चाहती कि आप लोग ये करो। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि अगला प्रोसीजर आपको क्या करना है। वीडियो को कैसा लगा, कोई मैं ऐसा तो नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं बता रही हूँ या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो नहीं बता रही हूँ, मैं प्रैक्टिकली तो बता रही हूँ, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बता रही हूँ कि नहीं, कमेंट ज़रूर करना। फिर अगले वाले वीडियो में आपको बेहतर तरीके से और भी समझाएंगे।